नमोवा, इन्हें आप जानते होंगे। एक्चुअली क्या है कि जब विज्ञान दर्शन के साथ इनका डिबेट हुआ था, इसके साथ एक और इनके साथ एक और भी थे, तो वो भी थे। एंड जब डिबेट हुआ था तो इन्होंने डिबेट किया, तो उसके बाद ही शायद ये मेरे नज़र में आए थे। एंड फिर इनका वीडियोज़ भी आना स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे ही कुछ शॉर्ट्स मैंने देखा था। एंड उन शॉर्ट्स में काफ़ी अजीब-अजीब से बात बोले गए थे। एक्चुअली सारे शॉर्ट्स तो नहीं, मतलब कुछ शॉर्ट्स में। एंड वो मेरे गले से नीचे तो नहीं उतर रहा, अगर आपको उतर रहा है तो आप बता देना। बेसिकली मैं आपको वो शॉर्ट्स दिखा रहा हूँ जिन शॉर्ट्स से मुझे दिक्कत हुई थी सोचने में कि अ, ये क्या बोल रहे हैं पता नहीं, मतलब थोड़ा मुझे दिक्कत हुआ था इन सारे शॉर्ट्स को लेकर के। कहाँ-कहाँ दिक्कत है वो भी मैं आपको बता ही दूँगा। पॉपुलर बिलीफ ये कहता है कि आर्यभट्ट वो पहले इंसान थे जिन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। ये तो सच है। पॉपुलर बिलीफ चाहे आप भारत में बोलो या कहीं और बोलो, यही है कि आर्यभट्ट ने दिया था। पॉपुलर बिलीफ है। अब बिलीफ सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है, बट ये बिलीफ की कैटेगरी नहीं है। जीरो की शुरुआत जनरली बेबीलोनियन से मानी जाती है। अब यहाँ मुझे दिक्कत है। इन्होंने कहा कि बेबीलोनियन से मानी जाती है, तो मैं इनसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इन्हें भक्षाली मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में पता है कि नहीं पता है? अगर पता होता तो शायद ये इस तरह की बातें नहीं करते कि बेबीलोनियन से स्टार्ट हुआ है। पहले ये समझा जाता था बेबीलोनियन से स्टार्ट हुआ था। एंड ग्रीक एंड मेसोपोटामियन से भी वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं जीरो के रेफरेंसेस। मायन सिविलाइजेशन पे भी देखते हैं जीरो के रेफरेंसेस। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जब बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट की कार्बन डेटिंग की गई थी, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा वे ओल्ड बैक निकल के आया। तो वहाँ पे हमें ये रेफरेंसेस मिलते हैं कि बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो एक्चुअली बहुत ही ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट है। और अगर वहाँ पर ऐसे नंबर्स यूज़ किए हैं, वहाँ पे सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि ज़ीरो की हमें वहाँ पे छवि देखने को मिलती है। ज़ीरो का प्रॉपर यूज़ देखने को मिलता है। ज़ीरो क्या है, उसकी संरचना के बारे में पता चलता है। अलजेब्रा, अरिथमेटिक, उसके बारे में पता चलता है। तो बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट एक्चुअली बहुत कुछ हमें बताती है कि ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि मॉडर्न वे में था, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। ओके? तो मैथमेटिक्स भारत में नया नहीं था, बहुत पुराना है, इसका इतिहास बहुत पुराना है भारत में मैथमेटिक्स का। जो 2000 बीसी में थे। इसके अलावा माया सिविलाइजेशन ने भी जीरो का यूज किया था, बट इवेंचुअली आर्यभट्ट ने जीरो का एसेंस को रियलाइज किया और मैथ में उसका यूज किया। नहीं, एक्चुअली आर्यभट्ट ने इनके एसेंस को रियलाइज़ नहीं किया था, आर्यभट्ट ने इसे और ज़्यादा एलैबोरेट किया था। एसेंस तो इसका रियलाइज़्ड था ही, जो कि हमें बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में देखने को मिलता है। वहाँ पे प्रॉपर हमें दिखता है कि जो ज़ीरो है, वो क्या है, उसकी संरचना क्या है। ओके? ऑल्दो आर्यभट्ट ने जीरो का कॉन्सेप्ट दिया था, बट उन्होंने उसका सिंबल कभी नहीं दिया। 650 एडी में ब्रह्म अब सिंबल के बारे में तो नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे कंट्रोवर्सीज़ हैं सिंबल को लेकर के, क्योंकि बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में भी हमें बस एक डॉट देखने को मिलता है, ऐसे सर्कल तो नहीं देखने को मिलता है। एंड सर्कल तो बाद में हमें देखने को मिल रहा है। तो इस ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। ब्रह्मगुप्त ने जीरो का अरिथमेटिक ऑपरेशन दिया और उसको सिंबल दिया डॉट से, जो कि नंबर के। नहीं, ब्रह्मगुप्त ने अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं दिया था ज़ीरो का, ब्रह्मगुप्त ने उस आइडिया को और ज़्यादा एलैबोरेट किया था। इसका अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑलरेडी प्रेज़ेंट था, जो ब्रह्मगुप्त के गुरुओं ने ब्रह्मगुप्त को दिया था, बट ब्रह्मगुप्त ने उसे और ज़्यादा एलैबोरेट किया था। नीचे लगता था। उसे उन्होंने नाम दिया शून्य। ये वो नाम है जो हम लोग आज भी यूज करते वेल, अगर इसे थोड़ा-सा टेक्निकली देखा जाए तो ज़ीरो को सिर्फ़ शून्य नहीं कहते हैं, ज़ीरो का और भी बहुत सारा नाम दिया गया है। एक्चुअली ब्रह्मगुप्त ने खुद ही दिया था, भास्कराचार्य ने भी इसके ऊपर काम किया था और इसके पहले से एग्ज़िस्ट कर रहा है। इनफैक्ट आप जब पौराणिक थॉट में जाओगे, वैदिक थॉट में जाओगे, तब से ये एग्ज़िस्ट कर रहा है। तो एक बहुत ही फ़ेमस सा एक मंत्र भी है, आपने सुना होगा, ओम खम ब्रह्म, है ना? तो बेसिकली खम जो वर्ड है, ये जो शब्द है खम, इसका बहुत पहले से यूज़ होता आ रहा है और इसी इसी कांसेप्ट पर एक्चुअली ज़ीरो की संरचना की गई थी, ठीक है ना? तो ज़ीरो को सिर्फ़ शून्य नहीं कहते हैं, कुछ नहीं होना, ये शून्य होता है। और कुछ नहीं होने का आभास कराना, ये भी शून्य ही होता है, ठीक है ना? तो ये दोनों जो कांसेप्ट है, ये दोनों सेम ही है, रिलेटेड हैं, तो शून्य का मतलब सिर्फ़ कुछ नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। शून्य का मतलब कुछ है लेकिन नहीं होने का जो सेंस हो रहा है, वो भी शून्यता में ही आएगा।
जैसे मैं अगर बोलूँ कि मैं आपको 500 का नोट देता हूँ, है ना? एज़ अ लोन, तो अगर मैं आपको ₹5 उधार दे रहा हूँ, तो मैं पूछूँगा आपके पास अभी कितना है? तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास 500 आपके पास फिलहाल कुछ नहीं है। क्यों? आपके पास कुछ तो है, मनी तो है आपके हैंड में बट फिर भी अभी कुछ नहीं है क्योंकि वो आपका नहीं है, वो किसी और का है, राइट? तो आपने जितना पॉज़िटिव लिया है, उतना ही आपने नेगेटिव भी ले लिया, राइट? तो इस वजह से आपके पास फिलहाल अभी कुछ नहीं है। और इससे रिलेटेड एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाया है, आप यहाँ पे से नोटिफ़िकेशन आइकन पे आप यहाँ जा करके देख सकते हो उस वीडियो को। तो बेसिकली ये जो भी था, ये शून्यता का जो भी कांसेप्ट है, वो उन्होंने बस इलैबोरेट किया है, एक्चुअली एक्सप्लेन किया फर्दर, बाकी आइडिया पहले से एग्ज़िस्ट कर रहा था। हैं। ब्रह्मगुप्त ने अपनी बुक ब्रह्मगुप्त सिद्धांता में लिखा कि a प्लस जीरो इक्वल्स a माइनस जीरो इक्वल्स a इंटू जीरो इक्वल्स जीरो, a डिवाइड बाय जीरो इक्वल्स जीरो। नहीं मतलब ऐसा तो नहीं था कि a डिवाइड बाय 0 उन्होंने 0 कहा था। a डिवाइड बाय 0 उन्होंने 0 नहीं कहा था, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे इन्होंने गलत बताया है। a डिवाइडेड बाय 0 उन्होंने इसे एक स्पेशल नाम दिया था और वो था खहर। तो एक्चुअली खहर जो है वो उन्होंने नाम कॉइन किया था इसके लिए क्योंकि इस ये जो है बहुत स्पेशल नंबर था उनके लिए। ये वो एक विष्णु के जैसा दिखते थे, महाविष्णु के जैसा। तो अब वो एक बहुत ही डिटेल वीडियो में चला जाएगा, ठीक है ना? बाकी a डिवाइडेड बाय 0 उन्होंने 0 नहीं किया था। आप इसे रेफरेंसेस में भी जाके देख सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। a डिवाइडेड बाय 0 0 नहीं कहा था उन्होंने। a डिवाइडेड बाय 0 उन्होंने इन्फिनिटी का कांसेप्ट निकाल कर दिया था। सो पहले ये सारी मेंशन्ड हमें नहीं मिलती हैं। अब ब्रह्मगुप्ता का ये आइडिया था या फिर ब्रह्मगुप्त को ये उनके गुरु से मिला था, इस बारे में हमें नहीं पता। बट उनके जो वर्क्स हैं, उनके जो लेख हैं, उसमें हमें देखने को मिलता है कि a डिवाइडेड बाय 0 उन्होंने उस फॉर्म को एज़ इट इज़ रखा था। उन्होंने कोई उसके लिए अलग सा सिंबल नहीं बनाया। उन्होंने अलाउ किया था a डिवाइडेड बाय 0 के लिए और वो अलाउ जो किया था उन्होंने वो एक्चुअली बहुत ही रैशनैलिटी के साथ किया था और बहुत ही सोच समझ कर किया था कि हाँ भाई अलाउड है, हम इसे हटा तो नहीं सकते मैथमेटिक्स में अलाउड है, इससे हम बचना नहीं है, इसे और टैकल करना है। आज जैसे हम लोग बचना चाहते हैं ना कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो ये जो बचने वाली जो भावना है वो आज हमारे अंदर डेवलप हुई है क्योंकि हमारी मैथमेटिकल फाउंडेशन ही बड़ी अजीब है, बहुत ही बिगड़ा हुआ है, थोड़ा असंतुलित है, ठीक है ना? तो पहले की जो मैथमेटिकल फाउंडेशन थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ही स्ट्रॉन्गली लोग ग्रास्प करते थे आइडियाज़ को एंड मैं चाहता हूँ वापस से वैसा हो। तो उस वीडियो में एक्चुअली मैंने डिस्कस किया है इस बारे में, तो आप लोग एक बार देखना ज़रूर, ठीक है ना? तो उन्होंने एज़ इट इज़ फॉर्म को रखा है, क्यों रखा है? क्योंकि ये कुछ मीन करता है, कुछ सिग्निफाई करता है। 0 नहीं कहा था उन्होंने। 0 डिवाइडेड बाय 0 को 0 कहा था, उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक है, वो भी मैं बताऊँगा, लेकिन इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊँगा। आज हमें पता है कि ये फोर्थ ऑपरेशन मिस्टेक है। बाद में न्यूटन और लाइबनिज नहीं, नहीं, आज हमें ये पता नहीं है, मिस्टेक नहीं है, हम इसको अनडिफाइंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने 0 को ठीक से समझा नहीं है। तो a डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड नहीं होता है, वो इनफाइनाइट ही होता है। न्यूटन और लेबनिज़ गलत नहीं थे और ना ही ब्रह्मगुप्त गलत थे, ठीक है ना? हम गलत हैं जो हम 0 के कांसेप्ट को ठीक से समझ नहीं पाए हैं, ना तो नेगेटिव नंबर के कांसेप्ट को समझ पाए हैं, ना तो 0 के कांसेप्ट को समझ पाए हैं। ने ये बताया कि a डिवाइड बाय जीरो इन्फिनिटी होता है। ओके, तो ये तो शॉर्ट्स इतना ही था और इस शॉर्ट में कितनी सारी त्रुटियाँ थी मैंने आपको दिखा दी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ओके, क्वेश्चन है। नेक्स्ट। तो हमको ये पता है कि पूरे के पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज लाइट की स्पीड से तेज ट्रैवल नहीं कर सकती, और हमको ये भी पता है कि यूनिवर्स की जो रेडियस है वो 46 बिलियन लाइट ईयर्स है। हमें पता है मतलब हमें पता है मतलब क्या? ये तो थ्योरी है ना, मतलब बिग बैंग तो एक थ्योरी है, ये कोई लॉ तो नहीं है। लॉ होता तब तो हम बोलते कि यस ठीक है, मतलब थ्योरी को आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि हमें पता है कि ऐसा ही है। खैर आगे देखते हैं। यानी कि लाइट को 46 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे सेंटर से एक कोने में जाने के लिए। लेकिन हमको ये भी पता है कि यूनिवर्स की एज 13.8 बिलियन ईयर्स है। अब सोच के देखो कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो हमारे पॉइंट से 46 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, यानी कि हमारे पास जो लाइट आ रही है वो 46 बिलियन ईयर्स पहले निकली होंगी। लेकिन 46 बिलियन ईयर्स पहले तो यूनिवर्स था ही नहीं। यूनिवर्स तो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बना। ये इस शॉर्ट में ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हमें ये सब कुछ पता है और ये ऐसा ही हुआ था? मतलब इतने एक्यूरेसी के साथ कैसे? क्योंकि
बिग बैंग को भी देखो तो इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं अभी भी, जो बिग बैंग नहीं एक्सप्लेन कर पाती है कि सिंगुलैरिटी से पहले क्या था, राइट? तो सिर्फ सिंगुलैरिटी वाली बात नहीं है। बेसिकली हम ये कैसे बोल सकते हैं कि ये ऐसा ही है, क्योंकि ये बोलना गलत होगा, राइट? तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐसा ही है, हमें बोलना चाहिए ऐसा हो सकता है, ऐसा ये थियरी कहती है। तो ये थियरी कहती है, रियलिटी नहीं बनाना चाहिए इन सारी चीज़ों को, क्योंकि इसके बारे में हमें सर्टेनिटी नहीं पता, हम बहुत सर्टेन नहीं है इन सारी चीज़ों को लेकर के, राइट? तो एक्चुअली आज गलती यही होती है हमसे कि हम थियरीज़ को बहुत सर्टेन कर देते हैं, कुछ भी सुनते हैं तो अरे हाँ, हाँ, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ऐसा हो सकता है, ओके? तो ये चीज कैसे हो रही है? इसका बहुत सिंपल सा आंसर है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में वैसे तो आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। उनके स्टूडेंट भास्कर वन के अकॉर्डिंग उनका जन्म नर्मदा और गोदावरी के बीच अस्मका नाम की जगह पे हुआ, जिसे आज हम लोग महाराष्ट्र बोलते हैं। लेकिन बौद्ध ग्रंथ के अकॉर्डिंग अस्मका डेक्कन के और भी दक्षिण में था। जबकि कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि आर्यभट्ट केरला से थे और उत्तर की ओर यात्रा की, या फिर वो गुजरात के मगा ब्राह्मण थे। लेकिन उनके बारे में जो बात श्योरली पता है कि आर्यभट्ट की एजुकेशन जर्नी उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय में लेकर गई, जो कि कुसुमपुरा में, जिसे हम लोग पाटलिपुत्र या फिर आज का पटना कहते हैं। उन्होंने वहां पर ग्रीक, मेसोपोटामियंस, पाइथागोरस थ्योरम और मतलब 1 मिनट। पर ग्रीक, मेसोपोटामियंस, पाइथागोरस थ्योरम और बहुत सारी चीजें सीखी। सीखी? मतलब क्या है ये? मतलब ये भारत में पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी? स्थूल सूत्र तो बेकार थे। मतलब पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस ने आकर के हमें बताया था, आर्यभट्ट को, राइट ना? तो जो शुल्ब सूत्र पहले लिखे गए थे, वो शुल्ब सूत्र तो बेकार थे, राइट ना? इनके हिसाब से तो वही है, क्योंकि शुल्ब सूत्र में तो प्रॉपर ये सारी चीजें बताई गई हैं कि हमें कैसे कंस्ट्रक्ट करना है इस राइट एंगल ट्रायंगल। तो भाई ये क्या है? मतलब ये रिलेशन हमें पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता था, ऐसा नहीं है कि ग्रीक्स ने आके बताया, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से हमें ये बात पता चली, नहीं। इंडिया में, भारत में मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से डेवलप्ड था, बहुत आज से नहीं, 5000 साल पहले से। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये हमें किसी और ने बताया। उनका वर्क ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने कॉपी किया या हमने उनका कॉपी किया। उनका वर्क अपना हो सकता है इंडिविजुअल, बट भारत का ये अपना खुद का कंट्रीब्यूशन है, जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि हमने उनका कॉपी किया है या उनसे सीखा है। नहीं, सीखा नहीं गया था। ये इनका खुद का वर्क था, वरना आपको भक्षाली मैन्युस्क्रिप्ट में अरिथमेटिक नहीं देखने को मिलती, अलजेब्रा नहीं देखने को मिलता, शून्य की संरचना नहीं देखने को मिलती, नेगेटिव नंबर्स का कंसेप्ट नहीं देखने को मिलता। ये सारी चीजें जब आई हैं, जब यहाँ पे वो फाउंडेशन रख रहे हैं मैथमेटिक्स का, उनके पास पता नहीं था जीरो को कैसे यूज करना है, नेगेटिव नंबर्स को क्या क्या कंसेप्ट है, उनको पता नहीं था, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, उनसे मतलब सीखने, मेरी समझ के बाहर है। मेरे समझ के बाहर है। उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने नालंदा एज ए टीचर ज्वाइन कर लिया, जब बाद में उन्हें हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया गया। नालंदा ही वही जगह थी जहां आर्यभट्ट ने मैथ, एस्ट्रोनॉमी और दूसरी फील्ड में काफी काम किया। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, सन का कलर क्या होता है? और अच्छा येलो ना। वेल, ये जो शॉर्ट इन्होंने बनाया है, ये एक्चुअली ये अपने ही वीडियो में बोल रहे थे एक शॉर्ट में कि मैं जाता हूँ अब यहाँ पे, एक्चुअली ये लद्दाख का है आई थिंक, ये तो ये लद्दाख गए थे एंड वहाँ के स्कूल में जा करके इन बच्चों को पढ़ाया था, और शायद उसी में से, शायद वहीं में से कोई स्टूडेंट होंगे ये, या फिर वहाँ के कुछ बच्चों से बात कर रहे होंगे मे बी, राइट? तो एक्चुअली इनका है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ स्कूल में मैं मुझे मौका मिलता है तो मैं पढ़ाता हूँ, जो कि सही भी बात है, होना भी चाहिए। अगर आप एक अच्छे लेवल पर हैं, एक आपके पास थोड़ा अच्छा ज्ञान है, तो आप उस ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहेंगे, किसी को देना चाहेंगे, तभी चीजें ऐसे अच्छे से काम करती है। तो ये अच्छी बात है, करना भी चाहिए। आप बताओ। येलो और ऑरेंज। येलो ऑरेंज। सन का एक्चुअल कलर होता है व्हाइट। हाँ, व्हाइट कलर होता सही है। है। फिर वो पूछो पूछो। यार हमें तो दिख रहा है येलो। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमको येलो क्यों दिख रहा है, शाम को हम लोग को रेड और ऑरेंज क्यों दिखता है। इसका रीजन ये होता है कि सन से निकलती तो व्हाइट लाइट है, लेकिन ये हवा जो होती है ना, ये हवा क्या करती है कि रोशनी को थोड़ा सा मोड़ देती है। हाँ, ये हवा रोशनी को थोड़ा सा मोड़ देती है।
इसके मुड़ने की वजह से क्या होता है कि जो लाल रंग है, लाल रंग, पीला रंग, ये थोड़ा सा ज्यादा मुड़ जाता है। नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं सुन मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने कुछ नहीं सुना। ठीक है? ये तो स्टैंडर्ड 10 का एक नॉर्मल बच्चा भी बोलेगा कि खैर मैं आगे बढ़ता हूँ, मैंने कुछ नहीं सुना। ठीक है? ठीक है? तो येलो ज़्यादा मुड़ता है, मतलब ये तो क्या ही बोलो, ये मुझे लगता है मास्टर्स ही कर रहा है ना, क्या फिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी पर, राइट? पता नहीं। तो हम लोग को वो कलर ज्यादा दिखता है। अभी ऊपर आता है तो लाल रंग इतना नहीं मुड़ता है, लेकिन पीला रंग थोड़ा सा मुड़ जाता है, तुमको पीले रंग का दिखता है। लेकिन अगर कोई स्पेस पे जाएगा ना, ओ, तो हमें लाल इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि वो, नहीं एक मिनट, पीला लाल इसलिए दिखता है क्योंकि वो ज्यादा मुड़ जाता है। तो ये डिफ्रैक्शन वाला कंसेप्ट है बेसिकली, हाँ। एंड डिस्पर्शन गया तेल लेने। हाँ, यही तो हो रहा है। मतलब स्कैटरिंग और डिस्पर्शन, स्कैटरिंग कहाँ है? स्काई ब्लू दिखता है स्कैटरिंग की वजह से, तो ब्लू ज्यादा बिखरता है ना, तो उसके वजह से ब्लू दिखता है। एंड बेंडिंग की भी बात करो तो वॉयलेट ज्यादा बेंड करता है, और येलो, ये सब जो हायर वेवलेंथ वाले जो लाइट है, ये तो कम बेंड करता है ना। क्या है ये, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं ये बच्चों को, क्या पढ़ा रहे हैं। सफेद रंग का दिखेगा सर। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। खैर, इसमें मैं इतना ही रखूंगा। एंड एक चीज आपको बताना था कि अब आप इसको लेकर के आपको आपका जो भी व्यूज है आप देख सकते हो, है ना। मुझे कुछ वीडियोस में डाउट थे तो मैंने वो आपके साथ यहाँ पे साझा किया। अब आप यहाँ पे देखो कि आपको क्या लग रहा है, मैंने गलत सोचा है या सच में ये कुछ है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि मुझे अगर कुछ फॉल्ट दिखता है तो मैं उसे पॉइंट आउट करता हूँ बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सवाल आपका नहीं है, सवाल जनरेशन की है, आगे आने वाली जनरेशन की है। तो वहां पे अगर कुछ त्रुटि हो रही है, कुछ गलती हो रही है, तो पॉइंट आउट करना बनता है, सो दैट कि लोग अपने मिस्टेक्स को करेक्ट कर पाए। नीचा नहीं दिखाना चाह रहा, ना ही दिखाना चाहता हूँ, वो अच्छी बात भी नहीं होती। बस चाहता हूँ कि लोग अपने गलतियों को सुधार लें, राइट? तो बात यहाँ पे ये थी कि मुझे एक और चीज भी शेयर करना था आपसे, ये तो एक्चुअली ये तो अभी बहुत ही थोड़ा मैं पहले बनाया था, अभी तो मैं इसे बिल्कुल नए तरीके से रीडिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना। बट ये एक्चुअली है क्या, ये उस जो न्यू न्यू थ्योरी जो है मैथमेटिक्स के फाउंडेशन को लेकर के, ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, एंड जीरो की संरचना क्या है, जीरो एक्चुअली में क्या मीन करता है। तो आप उस वीडियो के बाद देख लेना अगर नहीं देखे हो तो, उसमें सारी चीजें मैंने डिस्कस की हुई हैं। तो इसमें क्या है कि आपको ये बताएगा, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देगा। जो लोग हमेशा अलजेब्रा से पहले निकालते थे ना कि नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है, नेगेटिव टाइम्स पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है, जो पहले हम लोग अलजेब्रा से करते थे। डिवीजन है ना, डिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 4 डिवाइडेड माइनस 1.333 क्यों होता है ना। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि -6 डिवाइडेड बाय -2 +3 क्यों होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव को डिवाइड करने से पॉजिटिव क्यों आ रहा है, राइट? तो ये जो बेसिक आइडियाज हैं कि अगर मैं एक्सपोनेंट भी ले रहा हूँ कि 2 रेज़ टू 3 8 क्यों आ रहा है, 2 रेज़ टू -3 1/8 क्यों आ रहा है, तो ये पहले मैथमेटिकली तो हम लोग बड़े अच्छे से देख लेते थे इसको, अलजेब्रिकली ये डिराइव भी हो जाते थे, प्रूव भी कर देते थे कि हाँ भाई ऐसा ही होगा। इंट्यूशन कहाँ है? तो वो इन सारी चीज़ों का इंट्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सबका समावेश आपको यहाँ मिल जाएगा। योजना में एडिशन मिलेगा, गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, भाग हरण डिवीजन मिलेगा, आगे और भी आने वाले हैं, एक्सपोनेंशिएशन भी आएगा, ठीक है? फिर आपका फ्रैक्शंस भी आएगा, फ्रैक्शंस भी वर्क करता है, ये हर जगह वर्क करता है, मैंने हर जगह इसे टेस्ट कर लिया। एवरीवेयर इट वर्क्स वेरी वेल। ये इंट्यूशन ही बड़ा अच्छा वाला इंट्यूशन है, ठीक है ना? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है कि नेगेटिव नंबर्स को आप 0 से छोटा मत मानो, 0 से बड़ा मानो। जब आप ये काम कर लोगे ना, तभी आपका सोचने का नज़रिया एकदम बदल जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक है तो शून्य, मतलब कि जो मैंने बताया कंप्लीट नथिंगनेस, यहाँ पे कुछ नहीं होता, कंप्लीट नथिंग है। और एक है खम। खम मतलब कुछ नहीं होने का आभास देना। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों समान मात्रा में है ना? या मैं और यहाँ पे डालूँ तो ये सारे के सारे सेम है, जितने नेगेटिव्स हैं उतने पॉजिटिव हैं। तो मैं कहूँगा इसे खम, ठीक है? ओम खम ब्रह्म, राइट है ना? तो ब्रह्म जो है वो खम के समान है। हाँ, पूरा शून्य नहीं है,
थंब के समान। अब वो फिलोसॉफिकल चीज है, उसमें हम लोग बाद में बात करेंगे। बट यहाँ है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेम अमाउंट में है, इसीलिए ये 0 है। अगर मैं इस पॉजिटिव को इस शून्य में डाल दूं तो इसकी वैल्यू अब हो जाएगी 1, राइट। एंड जब इस नेगेटिव को वापस इसे डालूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। अब यह खम पे फोकस मत करना, ये थोड़ा ग्लिच है, ये खम अपडेट नहीं होना चाहिए था, राइट ना, बट अपडेट हो रहा है क्योंकि थोड़ा ग्लिच है। तो आप इसको अभी इग्नोर कर दो, इस थंब वाले रीजन को अभी आप इग्नोर कर दो, आप इधर फोकस करो शून्य वाले रीजन पर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ड्रैग किया एक पॉजिटिव को तो +1 हो गया, और नेगेटिव को ड्रैग किया तो -1 हो गया। तो बेसिकली आप इसे अपडेट करके देखोगे तो शून्य के अंदर जो वैल्यू है वो भी 0 है, राइट। अब यहाँ पे जैसे आप एक स्वम जनरेट करते हो, मान लो ये जो स्वम है एक्स्ट्रा यहाँ पे जनरेट हो गया, तो अब इसकी वैल्यू +1 हो गई। भले आपके पास 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेकिन स्टिल आपके पास एक नेगेटिव नंबर भी है, जिसके वजह से इसका इफेक्ट 0 हो जा रहा है, एंड बस आपके पास ये बच रहा है, ठीक है ना। तो ये वही 500 नोट है जो मैंने आपको दिया था, राइट। 500 मैंने आपको दिया है, बट आपका वो है नहीं, क्योंकि आपके साथ, आपके उस नोट के साथ आपके साथ ये भी आया है, उसका एक नकारात्मक सेंस भी आया है साथ में, राइट। तो यदि आपको इसे हटाना है तो आप 2 तरीके से हटा सकते हो। कैसे? या तो इसे नॉर्मली हटा दो, हट जाएगा। लेकिन नेगेटिव नंबर्स प्रॉब्लम ये है कि एग्जिस्ट नहीं करते। नेगेटिव नंबर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हमारे लाइफ में या हमारे रियल वर्ल्ड में। नेगेटिव नंबर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो फिर नेगेटिव नंबर्स होते क्या है? नेगेटिव नंबर्स का सिर्फ इतना सेंस है, पॉजिटिव का कम होना, बस। समझ पा रहे हो ना? नेगेटिव नंबर्स डू नॉट एग्जिस्ट, ये आप दिमाग में डाल लो। नेगेटिव नंबर्स डू नॉट एग्जिस्ट, नेगेटिव नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नेगेटिव नंबर्स का सिर्फ इतना ही कंसेप्ट है कि पॉजिटिव का कम होना, यही नेगेटिव है, ठीक है। आपके पास स्वम है, स्वम मतलब आपके पास कुछ है अपना, उस अपनी चीज में यदि कुछ कम हो रहा है, क्षय हो रहा है, तो वो नेगेटिव कहलाएगा। तो ये नेगेटिव कर क्या रहा है? आपको पता है कि आपको ये जो अमाउंट है ना किसी को देना है, राइट। तो ये जब आपको किसी को देना है, आपको पता है, तो आपको पता है कि ये कम होने वाला है, आप इसे रोक नहीं सकते कम होने से, ये कम हो के ही रहेगा। तो ये जब कम हो के ही रहेगा तो इसके सेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? तो इसके सेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव नंबर्स का कंसेप्ट लाया गया था, राइट। बाकी रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। स्वम का कम होना ही नेगेटिव कहलाता है, राइट ना। तो या तो मैं बोला कि इसे आप डायरेक्ट लेसन निकाल दो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो कि इसे निकाल सकते हो, राइट ना। तो इसे निकाल दोगे तो भी आपके पास एक ही बचेगा लास्ट में फाइनल, राइट। तो आप काम सिर्फ पॉजिटिव के साथ कर रहे हो, या तो डाल रहे हो या तो निकाल रहे हो। डालोगे तो +1, निकालोगे तो -1। तो स्वम का कम होना ही क्षय कहलाता है। देखो जैसे कि यहाँ पे अभी +1 है, इसे मैं निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? 0, है ना। लेकिन निकालने के बजाय मैं इसे डाल भी सकता हूँ, तो भी 0 हो जाएगा, है कि नहीं है? तो नेगेटिव नंबर उसका रिप्रेजेंटेशन है, निकालने का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। तो आई होप ये थोड़ा-सा होगा, लेकिन अभी क्या है कि ये थोड़ा डेवलपमेंट में है, मैं इसे खुद ही डेवलप कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा वक़्त लग रहा है और मेहनत भी लग रहा है। बट कोई बात नहीं, मैं सिमुलेशन को कंप्लीट ज़रूर करूँगा। एंड गुनाह अभी डेवलपमेंट फेज में है, अभी बहुत ज़्यादा इसमें डेवलप काम हुआ नहीं है। ये सारी चीज़ सब कुछ मैं रीडिज़ाइन करने वाला हूँ, इस तरह से नहीं रहेगा, सब कुछ डिफरेंट रहेगा एंड थोड़ा अच्छा यूआई रहेगा, ठीक है ना? तो कोशिश मैं कर रहा हूँ अपने हिसाब से, थोड़ा आप लोग और सपोर्ट अगर दिखाओगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी जो थ्योरी है वो मैथमेटिकल फाउंडेशन को करेक्ट करने का एक प्रयास है। मैथमेटिकल फाउंडेशन गड़बड़ है, बहुत ही गलत तरीके से पढ़ाया जाता है जिसमें इंट्यूशन नहीं है, इसलिए बच्चों को इंटरेस्ट नहीं बिल्ड होता है। इंटरेस्ट बिल्ड तब होगा जब उन्हें इंट्यूशन मिलेगा, जब वो अपने लाइफ से इन सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँगे। जब मैथमेटिक्स लाइफ से कनेक्ट नहीं होगा ना, तब तक आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं बिल्ड कर पाओगे, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स से डरते हैं, वो डरते क्यों हैं? क्योंकि उनको डराया जाता है लिटरली। लाइफ से कोई कनेक्टेड नहीं है, तो कैसे कोई उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है ना? जो आपको कनेक्शन ही नहीं दे रहा कुछ। तो कनेक्शन होना चाहिए, एक मुझे लगता है इंट्यूशन होना चाहिए, सही इंट्यूशन होना चाहिए, तब जा करके आप उसमें ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओगे। तो इंट्यूशन की कमी है। पॉजिटिव नंबर्स को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं,
मल्टीप्लिकेशन फॉर पॉजिटिव नंबर्स अलग है, मल्टीप्लिकेशन फॉर नेगेटिव नंबर्स का डेफिनेशन अलग है। इतने सारे डेफिनेशंस क्यों भाई? मतलब मैथमेटिकल फाउंडेशन अगर इतना ही स्ट्रांग होता, तो एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इतने सारे डेफिनेशंस। नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा होगा ज़रूर जिसके हेल्प से हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएँ और वैसा ही है, राइट ना? तो उन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।